क्यों हुई, आखिर ऐसा विस्फोटक स्थिति बनने के लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है, ये भी विचार करना चाहिए। जब नेता वोट लेने जाते हैं तब तो धक्का नहीं मारते ऐसे। जब नेता वोट लेने जाते हैं तब तो सुरक्षाकर्मी धक्का नहीं मारते, उनको हटो नेताजी आ रहे हैं, तब बोलेंगे नहीं आने दो, आने प्रकाश दो जी, भाई। तब तो जनता के बीच में कूद पड़ते हैं एसपीजी प्रोटेक्टिव भी, और एसपीजी वाले चिट्ठी लिख के भेजते हैं केंद्र को कि भाई इनको समझाओ, ये ब्लू बुक का पालन नहीं कर रहे, कूद पड़ते हैं ना, क्योंकि तब वोट चाहिए, वोट। नहीं वो और वोट हो गया, क्या रही होंगी, वोट हो गया। तो नहीं प्रकाश जी, आप मंत्री रहे हैं और मुझे मंत्रियों के साथ रहने का बहुत लंबा तजुर्बा है। मैंने नाना प्रकार की सुरक्षा कवच देख लिए, और आप कहिए तो थानेदार से लेके और एसपीजी तक का पूरा प्रोटोकॉल बताऊं यहां, वो प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है, आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ये कह सकता है कि आप जिस सिक्योरिटी कवच को धारण किए हैं उसको साथ मत लीजिए, ये तो आपको पहल करनी होगी। वहां का एसपी थोड़ी ना बोलेगा कि आप एनएसजी को मत कैरी करिए। स्थानीय प्रशासन ने, जो स्थानीय सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी क्या व्यवस्था रही होगी, क्या उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रही होगी, क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसके संबंध में शहीद के घर जाने में भी अगर डर लगे प्रकाश जी, अगर तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिर तो शहीद ऐसी होते रहेंगे, नौजवान शहीद होते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। करके भी जनता के बीच जाने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। प्रकाश जी, आपकी बात मुझे कुछ ऐसी लगी कि सीमा पर हमारे जितने बहादुर तैनात हैं वो सब लोग कहे एक एक गनर मुझे दो, तब मैं सीमा पे रहूंगा, यहाँ खतरा है। राजनीति क्यों करते हैं? बात ठीक है, राजनीति मत करिए, गैर खतरे वाला काम करिए। जाने में कोई घबराहट नहीं होनी। प्रकाश जी, गैर खतरे वाला काम करिए, स्कूल में अध्यापक हो जाइए, कोई खतरा ही नहीं। ठीक बात है, गनर की जरूरत ही नहीं, एसपीजी की जरूरत ही नहीं, एनएसजी की जरूरत ही नहीं। नहीं, और जो जवान सीमा पे अपना सर कटवा रहे हैं, अब आपका हमारा देश का सर ऊंचा रखने के लिए अगर उनको ये लग जाए कि मेरे पीछे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर तो लोग सेना में भर्ती होना छोड़ देंगे। हमको ये भी तो देखना है। अतुल जी, ये आखिर परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। ये आक्रोश जो जनता का है, वो जनता का आक्रोश किसके लिए था, ये भी विचार करना चाहिए। प्रकाश जी, एनएसजी से घिर के स्वचालित राइफलों के बीच में खड़े होके ये कहना कि ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, शहीद का अपमान नहीं सहेंगे, बड़ा सरल लगता है, लेकिन सुनने वाला हंसता है। वो कहता भाई साहब इस सिक्योरिटी से बाहर निकल के जरा बोलो तो जाने। जब बहादुराना बातें करता है राजनीतिक वर्ग इतने कड़े सुरक्षा कवच में, 3 टियर 4 टियर और इवन 7 टियर तक सुरक्षा उपलब्ध है लोगों को इस देश में, तो लोग हंसते हैं। लोकतंत्र में दोनों चीजों का महत्व है, राजनेताओं का भी महत्व है, सेना का भी महत्व है और सामान्य जनता का भी महत्व है। अरे सबसे ज्यादा महत्व तो राजनेताओं का ही है, बेचारी सेना और आम जनता तो बस है, नाम की है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो भैया राजनेता ही हैं। पिछले 15-18 वर्षों में यही बात मुझे समझ में आई। सबसे महत्वपूर्ण राजनेता, तनख्वाह बढ़वाने के लिए सबसे आगे एक सुर में राजनेता, अपने फायदे के लिए राजनेता, विधायक बने, सांसद बने, 5 वर्षों के बाद संपत्ति जितनी तेजी से बढ़ती है, अच्छा व्यापारी सपनों में देखे ना समझ पाए कि भाई क्या हुआ, पारस पत्थर वाला दिन का चिराग आ कहां से गया। सबसे महत्वपूर्ण नेता, बाकी तो सब चलता है। प्रकाश जी, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए ये चीज। और यही इसीलिए जनता की भावनाएं इस कदर भड़क गई हैं कि जो आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। जनता के कांधों पर खड़ा होकर बड़ा और खास बनने वाले नेता जनता से दूर क्यों हो जाते हैं, ये नेताओं को सोचना है, जनता को नहीं सोचना है। को एक भाव से मत तोलिए, कहीं कोई अच्छे लोग भी होंगे, समाज के अंदर अच्छे लोग भी होंगे, समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं। अगर सबको एक ही भाव से तोल दिया जाएगा तो उस स्थिति में और परिस्थितियां खराब होती हैं। तोल नहीं रहा, हम तोलने वाले कौन, हम सिर्फ आज की घटना पर आपकी ईमानदार टिप्पणी चाहते थे, सिर्फ इतना सा गुजारिश निवेदन था। मैं तो अमिताभ जी स्पष्ट रूप से इस बात मैं व्यथित हूँ, बीच जाने में किसी तरह की घबराहट, किसी जनता के बीच में नहीं। आप दंगा, सवाल ये है प्रकाश पंत जी, आप दंगा प्रभावित क्षेत्र में नहीं जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज के नेताओं को मैं जयप्रकाश और लोहिया और नेहरू के उससे नहीं तोल सकता। मैं गांधी के नो खाली प्रयोग से आज के नेताओं को नहीं तोल सकता। इनको पुलिस चाहिए ही चाहिए। ये बिना पुलिस के
गार्डन में टहल भी नहीं सकते मारे खौफ के। ठीक बात है। कुछ इतने अच्छे काम किए हुए हैं कि टहल भी नहीं सकते जब तक सिक्योरिटी ने साथ हो। मैं जानता हूं, लेकिन मैं आज की घटना पर एक ईमानदार टिप्पणी आपसे अपेक्षा करता था कि आज जब मैंने देखा तो मुझे जी। कष्ट हुआ। जी अखिलेश जी, फाइनल रिएक्शन। देखिए, ये अपने अपने सोच और अपने अपने जो दर्शन है उसका फर्क होता है। अब आपकी सोच कुछ और थी, आपको वहां सुरक्षा गार्ड दिख गए जो नहीं जाने चाहिए, सही थी, क्योंकि सोच दूसरी थी आपकी। आपका एक भाव अच्छा भाव था, उस भाव से, जो भाव आपका है उस भाव से जो वहां जाएगा या गया होता तो सुरक्षा गार्ड 10 गज दूर छोड़ दिया होता। ये सही है कि जब उनके घर के करीब गए तो 10 गज दूर, 15 गज दूर, 20 गज दूर एक आदमी साथ में रखता है। कोई जरूरी नहीं कि 10 ब्लैक का ढकेलते हुए जाएं। तो ये फर्क होता है आपके दिल में, मन में भाव क्या है जहां जा रहे हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, मंदिर में गए तो अपने आप सर झुक जाता है, ठीक है। अपने आप हाथ धुल लेते हैं, पैर दूर कर लेते हैं। ये भाव का फर्क होता है। वो अब आगे आप समझ रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता मैं। जी ये अच्छी बात की अखिलेश जी, आपने अच्छी बात की। ठीक है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का बात। देखिए, मैं वही बात कहूंगा जो अखिलेश जी ने कहा, उसी को मैं थोड़ा और शब्द दे दूं। भाव जरूरी है, और ये भाव दिल से क्यों नहीं आता, मेरी पीड़ा ये है, मेरा आक्रोश इस बात पर है। ये दिल से क्यों नहीं आता? शिवराज सिंह चौहान जब वहां कंधा दे रहे थे शहीद के शव को, तो शिवराज ने ऐसा नहीं किया था कि बाकी कंधे हमारे सिक्योरिटी वाले देंगे और बाकी जनता 100 फुट दूर भगाओ उनको। नहीं, अगर इतना खौफ है तो कंधा देने क्यों जा रहे हैं? सचिवालय में बैठ के देखिए टीवी। अगर जनता से वोट मांगा है, उसके खुद मुख्तार बने हैं, तो इतनी ईमानदारी और इतना नैतिक बल रखिए। गांधी जयप्रकाश लोहिया मत बनिए, लेकिन थोड़ा नैतिक बल तो रखिए। ठीक बात है। और इससे मैं कहूंगा, आज सरकार वहां गई, अच्छा है, जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि किसी शहीद के प्रति सम्मान का भाव हमारी प्राथमिकता से तय होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम डल झील देखने का प्रोग्राम बनाए और सोचे रास्ते में वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लेंगे, तो वो तीर्थ नहीं हुआ प्रकाश जी। वैष्णो देवी के दर्शन वैष्णो देवी के ही दर्शन की तरह यात्रा होनी चाहिए। वैसे ही ये नहीं कि गाजियाबाद, जयपुर, कन्नौज सब जगह हो गया, वो तब तक शहीद की चिता ठंडी हो गई तब हम जाएं, ये ठीक नहीं जी। आगे से जो भी हुकूमतें हैं, वो किसी पार्टी की हो, उनको ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग देश के लिए जान देते हैं, हम उनको कम से कम सलाम तो दे, एक आखिरी सलाम देने भी नहीं जा सकते क्या समय पर? ठीक बात है। ठीक इसमें क्या घटता है, क्या लगता है? आपका ही मान बढ़ेगा, आपको ही जनता अच्छा व्यक्ति बताएगी। जी। और समाचार प्लस पर इस जिम्मेदारी भरे मंच से हम निंदा करना चाहेंगे जो बयानात आए आज अखिलेश जी के दौरे के पहले, चाहे वो रामकरण आर्य जी हों, चाहे वो अंबिका चौधरी हों, चाहे वो पारसनाथ यादव हों, चाहे वो दुर्गा पाल यादव हों। इस तरह के शर्मनाक बयान नहीं आने चाहिए। शहीद की शहादत का कोई मोल नहीं होता। शहीद को नमन करके, शहीदों की चिता की जो राख है वो अपने माथे पर लगा के, उस भभूत को माथे पर लगा के, ये शहीद का सम्मान नहीं होता, ये पूरे सरकार का सम्मान होता। एक मंत्री की को मैंने सुना, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री, जिन्होंने कहा कि जो इन गरीब हेमराज के जो परिवजन अनशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये ओछी हरकत है। ये शब्दावली है खैर शहीद के साथ। खैर ये व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन राजनीति संदेशों से चलती है, और जब आप जनता के भाग्य विधाता नुमाइंदे बनकर जनता के हित अहित तय करते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी आम लोगों से ज्यादा होती है। सरकारों को ख्याल रखना चाहिए। अखिलेश जी बहुत शुक्रिया, गोविंद जी बहुत धन्यवाद, अमिताभ जी, प्रकाश जी आप बने रहेंगे। तुरंत लौट के आते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे।
उसके बाप और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक करवाई थी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? दलितों की मसीहा जिसने मिटा दिया ऊंच नीच का फर्क, गढ़े विकास के नए कीर्तिमान, जनता ने जिसे दिया बहन का स्थान। देखिए महामाया, रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयां, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती मां और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? फिर से भाई बहन सबसे आगे, राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां तमाम कयासों और विरोधाभासों को धता बताते हुए विकास के एक नए युग का श्री गणेश कर दिया गया। जी हां, जिस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वायदा विजय बहुगुणा जी की सरकार ने किया था, वहां विधानसभा भवन का शिलान्यास हो गया है। यानी बहुगुणा सरकार अपने वायदे पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या सचमुच गैरसैंण का वैसा विकास हो पाएगा जैसे वायदे किए जा रहे हैं और जैसे वायदे पहले किए जा चुके हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से। देहरादून आपको लेकर चलेंगे, प्रकाश पंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विकल थपलियाल हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों से करके इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो गैरसैंण के इतिहास में 14 जनवरी का दिन तारीखी बन गया, क्योंकि इसी दिन अपने वायदे को निभाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में ट्रांजिट विधानसभा भवन का शिलान्यास कर दिया। इस शिलापट पर डले पर्दे के उठने के साथ ही 14 जनवरी का दिन गैरसैंण के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो गया है। सूबे की बहुगुणा सरकार ने तमाम विरोधों और सवालों को दरकिनार करते हुए आखिरकार गैरसैंण में ट्रांजिट विधानसभा भवन का शिलान्यास किया। गैरसैंण के इस ऐतिहासिक मौके पर गैरसैंण में न सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मौजूद रहे, बल्कि उनके साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहे। भावना थी कि उत्तराखंड
कि में गैर सैंड को महत्व मिले। आज हमने गैर सैंड को महत्व दिया है, पिछड़े क्षेत्रों और सीमांत जनपदों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है और यहाँ पे कक्ष बनेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ पे विकास बढ़ेगा, यहाँ की जो समस्या उनका समाधान होगा। और हमने एक शुरुआत करी है, आगे राजनीतिक दल मिला करके विधानसभा के सारे सदस्य मिलकर के निर्णय लेंगे और हम किसी चीज के विरुद्ध नहीं है।